जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, बीएड प्रथम सेमेस्टर के ईपीसी 4 में क्रियात्मक अनुसंधान पर प्रायोगिक कार्य करने हैं। इसमें प्यारे बच्चों एक समस्या लेकर के आप लोगों को समस्या का समाधान करना है। वह समस्या विद्यालय से जुड़ी होनी चाहिए या विद्यालय प्रशासन से संबंधित होनी चाहिए। जो क्रियात्मक अनुसंधान के विषय क्षेत्र बताए गए हैं तो उसी क्षेत्र से ही संबंधित आप समस्या का चयन कर सकते हैं। ये है पहले इंडेक्स, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रस्तावना लिखा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा लिखा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य व विशेषताएं लिखी गई हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र एवं महत्व लिखा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान की परियोजना पहले बनाई गई है, फिर प्रस्तावना, ठीक उसके बाद समस्या का कथन, क्रियात्मक अनुसंधान का विशिष्ट स्वरूप क्या है, समस्या को परिभाषीकरण किया गया है, विद्यालय के लिए महत्व क्या है और अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। ठीक, अब इसके पश्चात देख पा रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों कि समस्या के कारण व संभावित निदान, क्रियात्मक परिकल्पना, क्रियात्मक अभिकल्प, परिकल्पनाएं एवं कार्यान्वयन, समंक, संकलन, विश्लेषण, निष्कर्ष व सुझाव और संदर्भ ग्रंथ सूची, ये पूरा का पूरा आप लोगों को इंडेक्स में बनाया गया है। इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं समस्या लेकर के समाधान किया गया है, इतने पॉइंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को प्रैक्टिकल के फाइल में क्या बनाना है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का पहले प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिख लीजिएगा। उसके पश्चात जैसे प्रस्तावना में लिखा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है, अनुसंधान एक उद्देश्य या सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। उसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक व निरीक्षण स्वयं ही होते हैं। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्या किया गया है, इसका प्रस्तावना लिखा गया है। तो आप सबको सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रस्तावना लिखना है, ठीक। उसके पश्चात आपको क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखना है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा अपेक्षाकृत नवीन है। 1930 के दशक के अंतर्गत उत्तरार्ध में या उत्तरार्ध से सामाजिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ। क्रियात्मक अनुसंधान का पद का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ट लेविन ने किया था, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है ये बताया गया है। ये तो थोड़ा सा पहले कहाँ पर किया गया था, किसने किया था, किस सन में किया था, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद इसका अर्थ बताया गया है। अब उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा बताई गई है। तो मुख्यतः जो परिभाषाएं हैं वो लिखा गया है। जैसे स्टीफन एम कोरे के अनुसार है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। मुनरो के अनुसार है कि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की दृष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा भी लिखा गया है, तो आप सब परिभाषा भी लिख लीजिएगा। अब उसके पश्चात देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य लिखे गए हैं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, उद्देश्य को पॉइंट में लिखा गया है। जैसा पहला उद्देश्य है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना। तो अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान जब किया जाता है ना, तो विद्यालय की कार्यप्रणालियाँ जो है जिसमें कमी पाई जा रही है तो उसमें अक्सर रिसर्च करके उसको सुधार तथा विकास करना होता है। शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का कार्य है इस मिथक को तोड़ना।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, जो शिक्षा से जुड़े होते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक कर सकता है, प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, छात्र कर सकते हैं। ठीक, शिक्षकों और शैक्षिक व्यवस्थाओं को अनुसंधान उन्मुख बनाना, ठीक है, ये भी उद्देश्य है। विद्यालय और शैक्षिक कर्मियों को अधिक सहकारी और लोकतांत्रिक बनाना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, ये मुख्यतः जो उद्देश्य लिखे गए हैं। आप सब अपनी फाइल में उद्देश्य भी लिख लीजिएगा, पॉइंट करके लिखिएगा। देखिए जैसे पॉइंट में लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लोगों को भी लिखना है। उसके पश्चात देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मुख्यतः विशेषताएं भी लिखी गई हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्रियान्मुखी अनुसंधान है जिसको किसी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति संपन्न कर सकता है। ठीक है, ये पहली विशेषताएं हैं। क्रियात्मक अनुसंधान तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरी विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पनाएं अस्थायी नहीं होती। ये जो होती हैं परिकल्पनाएं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अस्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उद्देश्य बदलेगा वैसे वैसे इसकी परिकल्पनाएं भी बदल जाएंगी। ठीक है, तो परिकल्पना जो होता है एक संभावित उत्तर होता है, तो ये भी परिवर्तित होता रहता है। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया अधिकतर एक संस्था, समुदाय व विभाग के दैनिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं मुख्यतः। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके पश्चात देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जिसमें से गिने चुने क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कक्षा में अनुपस्थिति का कारण क्या है, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। शिक्षण विधियाँ एवं सूक्तियों में सुधार अगर लाना है, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। महिला एवं पुरुष शिक्षक के कक्षा अंतर क्रिया का अध्ययन करना भी एक क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है। किसी विषय के प्रति लिंग विषमता का अगर प्रभाव दिख रहा है तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में अगर वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं तो ये भी क्षेत्र है। अगर कोई बच्चा विषय में, जैसे गणित विषय में, विज्ञान विषय में, अंग्रेजी विषय में अगर रुचि नहीं ले रहा है तो ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का विषय क्षेत्र है। प्रशासन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। विद्यालय में तमाम प्रकार की जो गतिविधियां कराई जाती हैं, अगर उसमें कोई समस्या है तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। बच्चों के लिखने, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसमें लैब, खेलने से संबंधित, ठीक है, या फिर पढ़ने से संबंधित, ये जितनी भी समस्याएं हैं विद्यालय में वो सब का सब क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक के लिए अति उपयोगी होता है। ठीक, इसके नेक्स्ट है कि इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है, जो भी शोध करना रहता है उसके सभी पदों से क्या होता है, वो परिचित रहता है शिक्षक। स्थानीय एवं तत्कालिक समस्याओं का तत्काल समाधान करता है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से काफ़ी सफल होते हैं, ये माना जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ महत्व लिखे गए हैं जो आप लोग अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो मुख्यतः बातें। आप चाहें तो उसके अंतर्गत और भी लिख सकते हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान और कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान और जो व्यवहारिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान है, उनमें क्या अंतर होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत।
ठीक है। अब आते हैं जो मुख्य है क्रियात्मक अनुसंधान में, उसको समझते हैं। तो पहले क्रियात्मक अनुसंधान की परियोजना, पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि किस पे आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है। तो ये पेज महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्रियात्मक अनुसंधान की जो गतिविधियाँ कराई गई जाती हैं। तो पहले योजना का शीर्षक जिस पे आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है। तो जैसे बच्चा या बच्ची ने लिया हुआ है कि मनसा शिक्षा निकेतन आयर बाजार वाराणसी के कक्षा 8 के छात्रों में गृह कार्य न करने की समस्या का अध्ययन किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता एवं निरीक्षणकर्ता का नाम लिखा जाएगा, अनुसंधानकर्ता का नाम लिखा जाएगा, जो शोधकर्ता है उसने अपना नाम लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, जिस विद्यालय में कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हुई है उस विद्यालय का ये नाम लिखा गया है। कक्षाएं कौन कौन सी सम्मिलित की गई हैं अनुसंधान के अंतर्गत, तो कक्षा 8 है जो कि ए और बी सी सेक्शन में है, इसको लिया गया है। अनुसंधानकर्ता की शैक्षिक योग्यता क्या है, तो शैक्षिक योग्यता देखिए लिखा गया है यहाँ पर बीएड। कितने महीने का ये आपका समस्या का समाधान करने के लिए लिए हैं, तो 4 महीना का लिया गया है। दिनांक आप लिखेंगे और निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो इस पेज पे इतनी बातें आपको लिखनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपने जो समस्या लिया हुआ है, जो इसके पहले आपने देखा समस्या के शीर्षक के रूप में, तो इस समस्या आपने क्यों चुना, क्यों लिया, आखिर बहुत सारी समस्याएं थी, उस समस्याओं के अंतर्गत वही समस्या क्यों लिया या वही विद्यालय क्यों चुना, उसको हम लोग अपने प्रस्तावना के अंतर्गत लेते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमने वही समस्या चुनाव किया, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बच्चे शोधकर्ता ने बताया है कि गृह कार्य वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसके द्वारा छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने का अनुभव प्राप्त होते हैं जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। छात्र छात्राओं की गृह कार्य न करके आना एक गंभीर समस्या है जिसकी जानकारी कक्षा में गृह कार्य का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है। इस समस्या के कारण छात्र छात्राओं से पढ़ने के प्रति रुचि न लेना और अनुशासनहीनता का विकास हो रहा है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप इस समस्या का समाधान करने से हमारे पढ़ाई पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, छात्रों की परीक्षा परिणाम में सुधार होगा, छात्रों की पढ़ाई में मन लगेगा, छात्रों के गृह कार्य में महत्व से अवगत इसलिए कराना है और उसके लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने समस्या का चयन मनसा शिक्षा निकेतन आयर बाजार वाराणसी के कक्षा 8 के छात्रों में गृह कार्य न करके आने की समस्या क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो समस्या लिया गया है वो कितना महत्वपूर्ण था। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या क्या समस्याएं हो पाती हैं, इसलिए उस विद्यालय का चयन करके जो समस्या है उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है शोधकर्ता के द्वारा। तो इसलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है प्रस्तावना वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप सबको भी इसी तरीके से जो भी आप समस्याएं ले रहे हैं उस समस्या से संबंधित प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्रियात्मक, दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों आप लोगों का, क्रियात्मक समस्या का विशिष्ट स्वरूप, ठीक है। दूसरी हेडिंग थी प्यारे बच्चों समस्या का कथन। जो समस्या आपने लिया है वो समस्या कथन लिखेंगे। उसके पश्चात तीसरी हेडिंग है क्रियात्मक समस्या का विशिष्ट स्वरूप। अब देखिए क्रियात्मक समस्या के अंतर्गत जो विशिष्ट स्वरूप है उसको क्या करना है, आपको परिभाषित करना है या एक तरीके से उसको बताना है। तो पहला है इसमें समस्या का सीमांकन। तो सबसे पहले जो समस्या था उसको क्या करेंगे, समस्या को छोटा करने का प्रयत्न करेंगे, सीमित करेंगे। तो जैसे मनसा शिक्षा निकेतन आयर बाजार वाराणसी के कक्षा 8 के छात्र, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लिया गया। ये कक्षा 8 के ही छात्र होंगे, वैसे
मनसा जो शिक्षा निकेतन है उसमें बहुत सारे छात्र होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ वहाँ के बच्चों में से कक्षा 8 के ही छात्रों को हमने अपने समस्या के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है। ठीक, उसके बाद है समस्या का क्षेत्र। क्या है क्षेत्र? तो देखिए क्षेत्र के अंतर्गत लिखा गया, प्रस्तावना के पश्चात अध्यापक ने यह जानने का प्रयास किया कि यह समस्या कितनी गंभीर है और किस क्षेत्र तक फैली है। क्या कक्षा 8 के छात्र का गृह कार्य न करना है? क्या छात्र छात्राएं सभी में यह समस्या है? उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समस्या ने अध्यापक ने यह देखा केवल कक्षा 8 के काफ़ी छात्र छात्राओं में यह समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है, इसलिए समस्या जो है कक्षा 8 का ही लिया गया है। ठीक है, तो समस्या का क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8 के ही छात्र सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद है समस्या का परिभाषीकरण। तो परिभाषीकरण में लिखा गया है कि कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का अध्यापक द्वारा किए गए गृह कार्य का न करके आना ही क्या है, समस्या का परिभाषीकरण किया गया है। ठीक, अब देखिए उसके पश्चात प्यारे बच्चों विद्यालय के लिए महत्व क्या है, इस समस्या का विद्यालय के लिए क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि गृह कार्य पूर्ण करना छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा ये है कि विद्यालय स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है। चौथा है इसमें विद्यालय के परीक्षा फल पर भी प्रभाव पड़ता है। चौथा है समाज का भी लाभ अवश्य होगा। भाई यही बच्चे अगर जाकर के किसी भी क्षेत्रों में योगदान देंगे, अच्छे अंकों से पास हो रहे हैं, अच्छा सही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में भी जाकर के अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो समाज को भी लाभ होगा। ठीक, उसके पश्चात देखिए अनुसंधान के उद्देश्य, 5वां पॉइंट है कि अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है कि छात्रों में गृह कार्य के प्रवृत्ति को उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना। तीसरा है गृह कार्य पूर्ण करने से छात्रों में अस्थायी ज्ञान बढ़ता है। चौथा है छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार करना, छात्रों के अनुशासन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। तो ये बहुत सारे कहीं ना कहीं अनुसंधान के उद्देश्य देखने को मिलता है। ठीक, तो ये उद्देश्य लिखे गए हैं। उसके पश्चात है प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण छठा पॉइंट, समस्या के कारण एवं संभावित निदान। तो देखिए स्वयं के अवलोकन व मनन चिंतन संबंधित पुस्तकों, अध्यापकों के विचार विमर्श के आधार पर छात्रों के गृह कार्य न करके आने के निम्नलिखित कारण उन्हें चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए चिन्हित किया गया और उसके साथ साथ उसके साक्ष्य देखे गए और संभावित निदान भी खोजने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पहले देखिए कारण क्या है। तो छात्रों का पढ़ाई में रुचि न लेना। ठीक, तो समस्या की पहले एक कारण है। अब उसके बाद समस्या के साक्ष्य कैसे मिला, तो कक्षा में पढ़ते समय अवलोकन करते समय देखा गया। ठीक है, तो ये देखा गया। फिर उसके बाद उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई, ऐसे बहाने भी बच्चे मारते हैं। तो गृह कार्य जांचने पर ये पता चला कि बच्चे कह रहे हैं कि गृह कार्य पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका क्या रह गया, घर पे रह गया। ठीक है, तो उसके अनुसार हम संभावित निदान भी करते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पहले इस कारण था, साक्ष्य देखा गया, तो उसका संभावित निदान खोजा गया कि उन्हें पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरे का उपाय किया गया उन्हें उत्तर पुस्तिका लाने के लिए प्रेरित करना। जो बहाने मार रहे हैं कि घर पे आज भूल गए हैं, उनको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे कि लेके आना। अब उसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों, छात्रों का अनुशासनहीनता। ठीक, ये कारण है। अब यहाँ पर साक्ष्य क्या देखा गया, तो कक्षा में अनुशासनहीनता करते हुए देखा गया, इस साक्ष्य के रूप में देखा गया। उन्हें अनुशासित करना ये विधि हो जाएगी। पाठ्य विषय अरुचिकर है, ये कारण है। कक्षा में ध्यान न केंद्रित होना, अब केंद्रित नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अरुचिकर होगा, तो ये देखा गया। अब उसके बाद उसका ध्यान केंद्रित कराना, ये विधि हो जाएगी।
या संभावित उत्तर दिया गया है। अध्यापक छात्रों पर ध्यान नहीं देते, कारण है तो अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय निरीक्षण में पाया गया, क्योंकि ध्यान दे रहे हैं। छात्राध्यापकों को छात्रों पर ध्यान देने के लिए कहना, ठीक है, तो ये आपका लगभग 5 बनाया गया है। फिर उसके बाद देखिए परिकल्पना का निर्माण किया गया है, ठीक। 7वां पॉइंट है क्रियात्मक परिकल्पना। तो देखिए परिकल्पना, तो परिकल्पना प्यारे बच्चों एक संभावित उत्तर होता है। क्या होता है? संभावित उत्तर। तो जो कारण है उसके हिसाब से ही हम संभावित उत्तर ढूंढेंगे। तो देखिए यदि छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा प्रारंभ में कुछ कम कर दी जाए तो छात्र गृह कार्य पूर्ण करके आएंगे। उसके बाद यदि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की नियमित जांच की जाए तो वो गृह कार्य के प्रति अधिक सचेत होंगे। फिर उसके पश्चात है छात्रों को गृह कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना उनको। ये 3 हाइपोथेसिस बनाए गए हैं। अब उसके बाद देखिए क्रियाएं जो करनी है, तो एक हेडिंग रहेगा 8वां क्रियात्मक अभिकल्प। डिजाइन बनाएंगे, स्वरूप बनाएंगे कि कैसे कैसे हम इसका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए गृह कार्य की मात्रा कम करना जो हाइपोथेसिस बनाया गया है, तो उस पर क्रिया करना है। तो क्या करेंगे? गृह कार्य मात्रा, तो लेखन कार्य विधि अपनाया गया है, जिसमें अपेक्षित साधन कौन सा है? अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया गया है, दिया गया है बच्चों को। तो ये कब तक कराएंगे? इसमें समय देखिए निश्चित किया गया है। गृह कार्य का नियमित जांच करना, तो ये कैसे होगा? निरीक्षण के द्वारा कि हुआ कि नहीं हुआ। ये आवश्यकता नहीं है, अपेक्षित साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तो बच्चे ही साधन लेके आते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय यहाँ पर कितने दिनों तक होगा ये समय लिखा गया है यहाँ पर। छात्रों को प्रेरित करना, तो यहाँ पे विधि कौन सी है? मोटिवेशन है, प्रेरणा है ना, ये किया जाएगा। अपेक्षित साधन कौन से? किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती है। मोटिवेशन के लिए मौखिक रूप से बोल सकते हैं, या फिर अगर टीचर क्या करता है कुछ ऐसे पुरस्कार दे रहा है तो वो साधन के रूप में हो जाएगा, ठीक, जिसमें समय जितना लग रहा है वो लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, 9वां हेडिंग है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का कार्यान्वयन, ठीक है। तो जो क्रियात्मक हाइपोथेसिस बनाए थे उस पर हमने किस तरीके से क्रियान्वयन किया हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्रियात्मक अभिकल्प में वर्णित क्रियाओं को लागू किया गया एवं उसमें हो रहे परिवर्तनों को ज्ञात किया गया। पहला चीज़ है क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं निरीक्षण, मत संग्रह तथा निर्धारण मापनी अपनी प्रविधियों का प्रयोग किया गया। जो क्रियाएं उपयोगी व जो प्रभावी विधि होती हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो भी विधि उपयोगी है उसको अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनाया गया है। जो क्रियाएं जितनी अधिक उपयोगी व लाभकारी सिद्ध होती हैं उन्हें उतना ही अधिक महत्व दिया जाता है, और उन्हें क्रियाएं अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक। उसके पश्चात है समंक संकलन तथा विश्लेषण, ये 10वां हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए क्रियात्मक अभिकल्प में वर्णित क्रियाकलापों को लागू करने से पूर्व तथा लागू करने के उपरांत परिणाम निम्नवत देखे गए। अब देखिए इसके प्रकार और क्रियात्मक अभिकल्प लागू करने से पूर्व जो औसत त्रुटि है, और उसके बाद क्रियात्मक अभिकल्प लागू करने के पश्चात जो औसत त्रुटि है, और त्रुटि में कितनी कमी आई है वो यहाँ पर चार्ट पेपर के माध्यम से दिखाया गया है। अब देखिए पहला प्रकार जो है गृह कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, वहाँ पे आप देखे थे ना प्रेरित किया गया। तो पहले जो था क्रियात्मक अभिकल्प लागू करने से पहले क्या था, तो 80% बच्चे ऐसे थे जो कि, या 80 बच्चे ऐसे थे जो कि नहीं आते थे, ठीक है, गृह कार्य करके नहीं आते थे। अब जब क्रियात्मक अभिकल्प लागू किया गया तो उसके पश्चात औसत त्रुटि क्या है, तो ये आप देखें कि जो जहाँ 80 बच्चे नहीं करके आते थे अब वहाँ पर रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करके आते हैं। तो कितनी त्रुटि कम आई, तो देख रहे हैं कि अगर 80 में से 20 घटा दिया जाएगा तो 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अब होमवर्क करके आने लगे हैं। तो इसी को प्रतिशत में भी दर्शाया गया है, प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है गृह कार्य का कठोरतापूर्वक जांच करने पर। तो क्रियात्मक अभिकल्प लागू करने से पहले
100% बच्चों का जो है वो कठोरतापूर्वक नहीं किया जाता था। अब जब किया जाने लगा तो आप देखिए 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि करके आने लगे। तो अब देख रहे हैं 70% कहीं ना कहीं प्रतिशत त्रुटि देखने कमी आई है। ठीक, तो इस तरीके से आप अब इसी का जो ये डाटा है प्यारे बच्चों, अब इसी डाटा का क्या कर सकते हैं आप, दंडाकृति से या फिर वृत्त जो चार्ट वो पाई चार्ट होता है उसकी सहायता से भी इसको चित्र के माध्यम से दिखा करके आप बता सकते हैं कि कितनी कमी आई है त्रुटि में। पहले क्या था अब क्या है, ये कहीं ना कहीं चार्ट पेपर के माध्यम से भी आप बना सकते हैं इसमें। तो आपको बनाना है इसी डायग्राम का, आप क्या करिए पाई चार्ट बना लीजिए या दंडाकृति के माध्यम से भी दर्शा दीजिए। अब उसके पश्चात देखिए निष्कर्ष। समंकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रियात्मक अभिकल्प के क्रियान्वयन के उपरांत छात्रों के गृह कार्य करके आने में सुधार हुआ है। ठीक, तो कितना परसेंट हुआ, गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करने की विधि से 30% छात्रों में सुधार आई, जबकि निरीक्षण विधि से 35% छात्रों की सुधार आई। तो परिकल्पना को स्वीकार करते हुए निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो पॉइंट करके लिखा गया। छात्रों में गृह कार्य करने की आदत पड़ जाता है, छात्रों में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्रियात्मक अनुसंधान परिकल्पना से में छात्रों में काफ़ी सुधार रहा है। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलता है। अब सुझाव लिखेंगे। जब मैंने अपनी कक्षा में निरीक्षण कुछ समय बाद किया तो पाया कि 1-2 बालकों में छोड़कर सभी विद्यार्थियों में गृह कार्य कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि अध्यापक अभिभावक विद्यार्थी की क्रियाओं को देखते हुए उनका मार्गदर्शन व महत्व समझाते हुए प्रेरित करेगा तो गृह कार्य करने में मन लगेगा उनका। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों सुझाव के रूप में दिया गया है। अब इसके पश्चात देखिए अब आपने जहाँ जहाँ सर से एक्सेल रिसर्च में आपको समस्या समाधान करने के लिए सहायता लिया होगा, जिस किताब का सहायता लिया होगा उसका नाम लिखना है संदर्भ ग्रंथ सूची में रेफरेंस के रूप में। तो पुस्तक का नाम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, लेखक का नाम क्या है आलोक कुमार पांडे। ठीक है, जो बहुत सारे किताबें हैं उसको लिखा गया है। सोशल मीडिया का भी सहायता लिया गया है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसका भी जिक्र किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से आप संदर्भ ग्रंथ सूची को भी लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, जो इस तरीके का एक फ़ाइल आप लोगों को बनानी है APC 4 के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट पेज है फाइल की। तो इस तरीके से आप लोग फाइल बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग फाइल बना करके प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों को डेमो के लिए दिखाया गया है कि आप इसी तरीके से समस्या लेकर के कोई भी एक समस्या लेकर के समाधान करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही समस्या जो है वही समस्या लेकर के आप चले आए सभी लोग, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपने से कोई समस्या लीजिए और इसके आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कीजिएगा, या जो विद्यालय में आप लोगों को समस्या दिया गया है उसी के आधार पर समस्या का समाधान आप लोग करके फाइल बना करके लेकर के आइएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि किस तरीके से फाइल बनानी है। धन्यवाद।